नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इतिहास के नायकों को अपने अपने सांचे में ढालने की राजनीति नई नहीं है और ना ही ऐसे नायकों को खुद से जोड़कर श्रेष्ठता का एहसास जगाना नया है। विरासत की सियासत में बड़े नायकों पर जाति का फंदा फेंका जाता रहा है और बिहार की राजनीति में इन दिनों इसी फंदे की फांस में मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक भी जकड़े जा रहे हैं। उनकी महान विरासत को खुद से जोड़ने की कोशिश इतनी तेज हो चुकी है कि सूबे की राजनीति में उनकी कुंडली बांची जा रही है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट सामने आ रहा है, जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। तो एक ऐसा राजा जिसने आज से लगभग 2300 साल पहले विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर शासन किया, एक ऐसा सम्राट जिसकी धरोहर आज देश का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बन गया है, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने समकालीन सभी राजाओं को परास्त किया, एक ऐसा धर्म प्रचारक जिसने दुनिया में शांति फैलाई, उस पर राजनीति हो रही है। सियासतदानों ने 2300 साल पहले के इतिहास के पन्नों में जाकर उसकी जाति को ढूंढ निकाला और उसका जन्मदिन भी तय कर दिया। देश के महामहिम राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन की पहचान है अशोक स्तंभ, वही राष्ट्रीय चिन्ह जो महान राजा अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है। 4 शेरों वाले इस स्तंभ को देश का बच्चा बच्चा जानता और पहचानता है। देश की आन बान और शान तिरंगे में जो 24 तिल्लियों वाला चक्र दिखता है, वो भी उसी अशोक महान की धरोहर है। मुहर से लेकर हर सरकारी कागज और कार्यालय में जिस अशोक महान की धरोहर का इस्तेमाल होता है, वो हमारी राष्ट्रीय पहचान है। ऐसे महान सम्राट अशोक पर अब राजनीति हो रही है। अशोक का कोई भी तुलना हम नहीं कर सकते किसी राजा से, क्योंकि वो महान राजा है। एक छत्र दिखाई देता है जो विश्व में और इस तरह का राजा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने सबको दृष्टि सबसे देखा हो और मानवता की दृष्टि से समता के भाव लेकर के सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, इस तरह से सोचने वाला राजा केवल एक विश्व में कोई अकेला दिखाई देता है, वो महान राजा अशोक है। क्या ऐसे महानतम सम्राट की जाति ढूंढने का कोई मतलब है? क्या इस बात का कोई मतलब है कि विश्व इतिहास के सबसे महान और प्रतापी राजा माने जाने वाले सम्राट अशोक किस जाति से थे? पर हाँ, अब बिहार की राजनीति में सम्राट अशोक की जाति ढूंढी जा रही है। अब उनकी जाति तय की जा रही है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। सम्राट अशोक जयंती समारोह 8 अप्रैल को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बापू सभागार में पूरे बिहार से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे। जिस राजा ने पूरे देश पर राज किया था और वो बिहार से आते थे, बिहार मगध के राजा थे और पूरे अखंड भारत की कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को 2017 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहा। बीच के कालखंड में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम नहीं कर पाए थे। अशोक जयंती जो मनाने की शुरुआत हुई, तो आप लोगों ने कब से शुरुआत किया था? सबसे पहले शुरुआत बिहार में कब हुई? देखिए, एकदम साल तो बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोग बरसों से कर रहे हैं। बीच में कोरोना का काल आ गया जिसके चलते समारोह के रूप में बहुत आयोजन नहीं हो पाया, वरना बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं।
जहां इतिहास के पन्नों में दसियों हजार राजाओं और राजकुमारों का जिक्र मिलता है, वहां एक नाम इन सब से अलग किसी सितारे सा चमकता नजर आता है, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक महान, जिसे दुनिया सम्राट अशोक के नाम से जानती है। हिंदुस्तान के अलावा रूस से जापान इज्जत से लिया जाता है, यहां तक कि तिब्बत और चीन में भी। बिहार में अब उसी सम्राट अशोक की जाति ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस पर राजनीति की जा रही है, जबकि जाति तो दूर की बात, उनके जन्मदिन का इतिहास के पन्नों में कोई जिक्र तक नहीं मिलता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जयंती मनाई जा रही है, जबकि उनके जन्मदिन का इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। महत्वपूर्ण अधिक यह है कि उन्हें एक जाति विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्हें अशोक महान कहा जाता है विश्व में, जिनके बड़े साम्राज्य से ही संबंध नहीं रहे, बल्कि जिनका महत्वपूर्ण योगदान है बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, और उसके अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनको कोयरी कुर्मी जाति विशेष तक से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल है कि सम्राट अशोक को जाति के बंधन में क्यों बांधा जा रहा है? क्या सम्राट अशोक की जाति ढूंढने का कोई मतलब है? सम्राट अशोक जिस युग में थे, उस युग में क्या कोई जाति थी भी? क्या सम्राट अशोक किसी खास जाति के थे? क्या आज से लगभग 2300 साल पहले के इतिहास में जाकर उस महान राजा की जाति ढूंढना संभव है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन थे सम्राट अशोक और उन्हें विश्व इतिहास का महानतम सम्राट क्यों माना जाता है। आपको बताएंगे कि जिस कोयरी जाति से जोड़कर सम्राट अशोक पर राजनीति की जा रही है, वो जाति आखिर होती क्या है। तो सम्राट अशोक, जिनकी महानता, जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में है, बावजूद इसके क्यों मचा है सम्राट अशोक के नाम पर इतना घमासान? क्यों एक चक्रवर्ती सम्राट की जन्म तिथि ढूंढी जा रही है, या उन्हें जाति की फांस में फांसा जा रहा है? इसके पीछे है विशुद्ध राजनीति, वोट बैंक की सियासत। बिहार में इन दिनों सम्राट अशोक सियासत के केंद्र बिंदु हैं। कुशवाहा वोट बैंक पर दावा करने वाले नेता सम्राट अशोक को अपना आइकॉन मानते हैं, और इसी दावेदारी को लेकर दोनों सत्ताधारी पार्टियां बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बिहार में जातीय आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी के प्रयास अक्सर होते रहते हैं, और इसके लिए इतिहास के पन्ने से ऐतिहासिक महापुरुषों को घसीट लाना कोई नई बात नहीं है। सम्राट अशोक को अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली कुशवाहा यानी कोयरी जाति का बताने की मुहिम तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि इस बार दो सत्ताधारी पार्टियों ने सम्राट अशोक की जाति पर अपनी अपनी अलग अलग दावेदारी ठोक दी है। दोनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा होते हुए भी सम्राट अशोक की जन्म जयंती अलग अलग मना रही हैं। देखिए, हम अलग अलग दल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं हमारी। बहुत जगह पे मत भिन्नता है, और बहुत जगह पे हम बिहार के हित में एक मत होकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम काम करते हैं बिहार के विकास के लिए। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग कार्यक्रम दोनों पार्टी करती है, तो सब कार्यक्रम साझा कार्यक्रम हो या कोई आवश्यक नहीं है। बीजेपी अपना कार्यक्रम करती है, हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, इसमें कोई सोचने की जरूरत इधर उधर नहीं। भाई, नजर कोई पार्टी की कहीं भी रहेगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। पार्टी अपना अपना काम करती है और उसके हिसाब से उसका जनाधार होता है। तो हमारी पार्टी का जनाधार हमारा है, अब हम हमारी ओर से भी कोशिश करी होगी कि हम दूसरे दल का जो जनाधार है उसको हम अपने साथ सिमट लें। उसी तरह से और भी कोई पार्टी करती है तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, अंततः फैसला तो जनता को करना है। नीतीश कुमार बिहार में लवकुश वोट बैंक की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब लवकुश वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजर है। सम्राट अशोक के बहाने दोनों दलों के बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है।
इस वोट बैंक को साधने के लिए अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है। जहां बीजेपी ने 8 अप्रैल को सम्राट अशोक का जन्मदिन मनाने के लिए भव्य आयोजन किया, तो जेडीयू ने 9 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित कराने का जिम्मा कुशवाहा नेता और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के कंधों पर दी गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो इसमें आएंगे और एक विशाल कार्यक्रम पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में मनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो राजा, जिसके अशोक स्तंभ को हम प्रयोग करते, अशोक चक्र को यूज करते, राष्ट्र का प्रतीक है, अखंड भारत का प्रतीक है, उस राजा के गुणगान में हम पूरी कार्यक्रम को स्थापित करेंगे। इस खींचतान के पीछे है जाति की राजनीति। सम्राट अशोक के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा बीजेपी ने शुरू की थी। बिहार में 6 से 7% कुशवाहा वोट बैंक पर पारंपरिक तौर पर नीतीश कुमार अपना कब्जा मानते हैं। उनका आधार यही लव कुश वोट बैंक है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच रस्साकशी चल रही है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही हैं। कांग्रेस को तो बैठे बिठाए मानो मौका मिल गया है। ये दुर्भाग्य है कि हम अपने ऐतिहासिक महापुरुषों की जातियां खोजते फिर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य कैसे शुरू हुआ? नीतीश कुमार जी की राजनीति की शुरुआत ही जातीय मंच से हुई। 1994 याद कीजिए, पटना के गांधी मैदान के कोयरी कुर्मी चेतना रैली के मंच से नीतीश कुमार जी नेता बने। घोर जातिवादी नेता नीतीश कुमार सारे ऐतिहासिक पुरुषों की जातियां खोज के प्रचारित करते फिर रहे हैं। सब झूठ है। भाजपा की पूरी राजनीति जातीय समीकरण पर टिकी है। दोनों घोर जातिवादी, घोर सांप्रदायिक हैं और ये सबकी जाति, सबका धर्म खोज के समाज को बांट छांट के राजनीति करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्राट अशोक की जाति के नाम पर जहां राजनीतिक दल इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, तो वहीं आम जनता को न तो सम्राट अशोक की जाति का पता है और न ही वो इस बारे में जानना चाहते हैं। सम्राट अशोक एक महाराजा थे, प्रतापी राजा थे और वो हम लोग जाति और अच्छी से नहीं जानते हैं। वो तो राजा और गरीब का सेवक थे। इस सियासी घमासान में सम्राट अशोक को खींच लाना आम लोगों को तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उनकी नजर में महान शख्सियतों की न तो कोई जाति होती है और न कोई धर्म। बस उनके कर्म ही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सम्राट अशोक की जाति पर जब इतना घमासान छिड़ा हुआ है, तो इसे जानने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए पलटते हैं इतिहास के कुछ ऐसे ही पन्नों को और ढूंढते हैं सम्राट अशोक की जाति। लेंस लेकर करते हैं हर उस धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेज की पड़ताल जिसका संबंध है आज से करीब 2300 साल पहले के मौर्य काल से, और कोशिश करते हैं सम्राट अशोक की जाति तय करने की। सम्राट अशोक की महानता का विस्तार राजनीति के पंडितों को उनकी कुंडली खंगालने पर विवश कर रहा है। पर क्या यह सियासी कुंडली एक महानतम शासक के निजी जीवन का सही परिचय दे सकती है? ये सभी प्रश्न कुछ इस तरह के हैं जिस पर बहुत ही एग्जैक्ट होकर के कोई भी जो उस समय के जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो उस समय के राजाज्ञाएं हैं, जो अशोक ने भारत के विभिन्न स्थलों पर राजाज्ञाएं जारी की, धर्म के बारे में बताया, उन सभी राजाज्ञाओं में इस प्रकार की चर्चा नहीं मिलती है कि अशोक कहे कि हम इस जाति के हैं। यानी ऐतिहासिक और प्रामाणिक साक्ष्यों में इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है कि वो किस जाति के थे। माना यह भी जाता है कि पौराणिक भारत में जातियों की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि वर्ण व्यवस्था थी और कर्म के आधार पर कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बन सकता था। इसलिए अशोक की तुलना हम नहीं और किसी से कर सकते, और जातियों का तो कंसेप्ट ही हमारे भारत में नहीं है। आज आज तरह के लोग आ रहे हैं, अपने अलग अलग जातियों से जुड़ रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप पढ़िए
कि भारत में जाति का कोई कंसेप्ट भारत के किसी भी साहित्य में वर्णन में नहीं मिलता है। प्राचीन भारत में ये हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था 4 भागों में जो बंटवारा किया गया था, तो ब्राह्मण जो लिखे पढ़े टीचर रहे, वेद का व्याख्या करे, उसको ब्राह्मण कहा गया, और जो शासन करे, वो लड़े खटे मरे, आंतरिक व्यवस्था, विदेशियों को मार भगाए, इस देश में शासन करे, उसे क्षत्रिय वर्ण कहा गया। और जो इस देश को मालामाल कर दे, इसलिए आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई में जो नदियों किनारे बड़े बड़े जो नगर बसे, ये मालामाल हमारे कर किए थे भारत को आपके जो वैश्य कम्युनिटी के लोग, इसलिए सोने की चिड़िया पालतू कहा गया है। और जो उसका लेबर क्लास था, जिसे आप शूद्र कहते हैं, शूद्र, अगर शूद्र छुआछूत की भावना हमारे प्राचीन भारत में नहीं थी, चिवरी का जूठा वह राम खाता है, और उसका ये जो मला जो कीवर्ड पार कराता है, वो राम का वो क्लासमेट भक्त है। तो ये एक ही तरह की बात हमारे यहाँ नहीं थी, ये सारी काम का बंटवारा था, और काम के बंटवारे के ऊपर हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था के बारे में बहुत अधिक विमर्श है, बहुत अधिक चर्चाएं हैं कि ये जाति माने किसी की क्या ओरिजिन है, कौन कहां से आया है। और फिर वर्ण व्यवस्था एक प्रकार का क्लासिफिकेशन होता था कि भाई ये कौन सा कर्म, इस जाति के लोग कौन सा कर्म कर रहे हैं, और अगर वो कर्म कर रहे हैं पूजा पाठ का, ज्ञान देने का और ज्ञान देने का, यज्ञ का, तो सभी लोग चाहे किसी भी जाति के हों, उनको ब्राह्मण जाति में कह दिया जाता था। इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक की जाति और जन्म का तो प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस बात के पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य हैं कि अशोक ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, और बौद्ध परंपरा सनातन धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ थी। चाहता हूं कि बुद्ध धर्म का आधार यही था कि सनातन धर्म में जो जाति विभेद है उसे न माना जाए। बुद्ध धर्म जाति नहीं मानता। अशोक बुद्ध धर्म के महान प्रसारक थे। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका तक भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार, और उस महान शासक जिसे अशोका द ग्रेट कहा जाता है, कोयली कुर्मी जाति का बताकर हम उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे महान विभूति जिसका जाति धर्म में विश्वास नहीं था, जिसकी जाति का तक पता नहीं, जिसके जन्मदिन का पता नहीं है, उसको किसी जाति विशेष तक से जोड़कर उसका जन्मदिन मनाना और उसका उपयोग अपने राजनीतिक निहित स्वार्थ के लिए करना निंदनीय ही नहीं है, मैं अपराध मानता हूं इसे। सम्राट अशोक पर कुशवाहा समाज पहले से ही दावेदारी करता रहा है, लेकिन इस पर संशय और दावों के कई बादल मंडराते रहते हैं। इतिहास के पन्नों में मौर्य वंश की उत्पत्ति को लेकर ब्राह्मण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक और सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े इतिहास को खंगालने पर जो बातें सामने आती हैं, उसके मुताबिक विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिशुनाग वंशी शासक महानंदी के बाद शूद्र योनि का राजा पृथ्वी पर शासन करेगा। विष्णु पुराण के एक भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त को नंदराज की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है। उसके अनुसार मुरा की संतान होने के कारण ही वो मौर्य कहलाए। सनातन धर्म की मोक्ष नगरी गया के पंडों के पास कई पुश्तों की ऐतिहासिक वंशावली मौजूद रहती है, लेकिन अशोक के बारे में उनकी पोथियां भी चुप हैं। अभिलेख इस तरह का पत्थरों में अंकित कोई नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास उनके आगमन का ऐसा कोई नहीं है। हम लोग उन्हीं का रिकॉर्ड अपने उसमें करते हैं जो लोग हमारे यहाँ इस सनातन धर्म की परंपरा कर्मकांड करने के लिए आते हैं। इसलिए पंडा समाज के पास वो ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर मैं कहूँ कि है। ये वर्ण व्यवस्था थी जिस समय सम्राट अशोक, देखिए सम्राट अशोक का हम टाइम पीरियड देखते हैं तो वो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, और वो मौर्य एम्पायर थे, सबसे महान शास्त्रों में माने जाते हैं। और उस समय इंडिया में जो जाति व्यवस्था थी वो इतनी ज़्यादा जटिल नहीं थी जैसे कि हम आज देखते हैं, और इसलिए उस समय जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था,
के आधार पे थी, ना कि जन्म के आधार पे थी। इसलिए हम ये देखते हैं कि उस समय जाति व्यवस्था था उतना विकराल रूप नहीं था जितना कि हम आज के समाज में देखते हैं।